बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की जानिब से वाज़ेह ऐलान किया गया है कि 9 मई को कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बगैर किसी रियायत के कार्रवाई होगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दे दी है। इस समय दिन भर जो आम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस बात पे बहस छिड़ी हुई है कि 90 दिनों में इंतखाबात होने चाहिए या इंतखाबात में ताख़ीर होगी। आज निगरान वज़ीर इत्तलात की जानिब से कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन कहे कि कल इंतखाबात होने चाहिए तो हम कल ही इंतखाबात कराएंगे। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? किसी को दिलचस्पी नहीं है इलेक्शंस करवाने में, सवाए तहरीक इंसाफ को, वो भी हालात को देखते हुए। बाकी तो किसी को मेरा नहीं ख्याल कि कोई दिलचस्पी है इस वक्त इलेक्शंस में। और बाकी क्योंकि ये खुद ही तो आगे करके गए हैं इलेक्शन, तो ये तो एक शो करने वाली बात है ना अपने आप को कि हम बड़ा आइन और कानून के साथ खड़े हैं और जल्दी करवाए जाएं, जल्दी करवाए जाएं, जल्दी करवाए जाएं। किसको जल्दी है मुझे बताएं? कि किसी एक सियासी जमात या किसी एक अदारे को कोई इलेक्शन करवाने में इस वक्त दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं आ रही, उनका काम ही ये हालांकि उनको भी नहीं नज़र आ रही किसी को। मतलब ऐसा कोई इलेक्शंस की कोई मतलब मैंने कहा ना, किसी को दिलचस्पी नहीं है। किसी कोई पार्टी होती है तो कहती है कि भाई हमने इलेक्शन कराओ, हम जीतेंगे। तो इस वक्त तो टोटल वो चल रहा है। हाँ, चल रहा है। तो क्यों इस वक्त इलेक्शंस की जो निगरान है वो भी उनको क्या, उनको अब खास उनको जल्दी इलेक्शन करवाने की, वो इलेक्शन के लिए वो मतलब किसी को भी दिलचस्पी नहीं है। बाकी अब बातें सुनते रहे सबकी। एक बात तो, दूसरी बात ये है कि देखें, ये मतलब मैंने कल या परसों एक आध दफ़ा बात की थी, तो मैं इस पे अपनी किसी को नहीं, मैं अपनी कोताही, ज़ाहिर है मुझे जितना, मैं भी एज एक्सपर्ट 2014 में वापस आया हुआ था मुल्क पाकिस्तान, तो मुझे इस बात का बिल्कुल चंद रोज़ पहले ही पता चला। जैसे मुझे कुछ अरसे पहले पता चला कि जजेस में आपस में इतना ज़्यादा उनमें तनाव है कि ग्रुपिंग्स हैं बाकायदा। तो इसी तरह से मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि यहाँ पर एनडीयू, इतना मुझे तो एनडीयू है, और वो एनडीयू जो है वो फ़ौज, उसमें ज़ाहिर है कि हर मुल्क में ऐसे। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ पे सियासतदानों को या मीडिया के लोगों को बुलाया जाता है, कि मैं कभी वहाँ गया नहीं जी। ये मुझे अभी पता चल रहा है कुछ दिनों से, कुछ अरसे से, कि वहाँ एनडीयू में तो मतलब मैं पहले तो ISPR की तरफ से क्रॉस था, अब वो इधर से भी मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे होता रहा इतने इतने। वो कहते हैं तो बहुत साल से होता है। मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा एनडीयू में होता है कोई कोर्सेज, मीडिया के भी होते हैं? कहा होते हैं। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा पार्लियामेंटेरियंस को भी बताया जाता है, मीडिया को भी बताया जाता है। अब मेरे ख्याल से आप उस कैटेगरी में पूरा नहीं उतरते। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी, यार ये तो बड़ी, किसी वक्त चक्कर लगा के जरा देखेंगे, क्योंकि एनडीयू हमारा बड़ा ज़बरदस्त अदारा है यहाँ पे। लेकिन ये कि उसको देखें तो सही कि वहाँ पे किस, और बड़े ज़बरदस्त होना है वहाँ पे कोर्सेज होते हैं सर। तो मैं उस पर अपनी यानी क्या कहा जाए, बेइल्मी पे उस पर बड़ा शर्मसार हूँ। अच्छा, अब दूसरी बात जो है, ये आज पहला दिन केयर टेकर कैबिनेट, निगरान कैबिनेट पहला दिन, और आज जो है वो काबीना का इजलास हुआ। अनवारुल हक काकड़ साहब ने उसमें बड़ी अच्छी मुनासिब स्पीच की उन्होंने, और उसमें उन्होंने ज़ाहिर है कि उसमें ये जो अफसोसनाक सानिया पेश आए, इस पे तो मेरा ख्याल है कि सारी कौम को ही दुख है, वो सबको अफसोस है। लेकिन ये कि बस अब क्या करें। अब एक वाक़या पेश आया ये जनावाला वाला, तो मसीह बरादरी से वहाँ जोड़ के उनसे माजरत ही तलब कर सकते हैं इस पर, और ये कि आइंदा कोई कुछ ऐसी कानून साजी हो। लेकिन ये कि बहरहाल कानून साजियों से तो या बयान से तो काम नहीं होता। ये तो ये कि लोगों को बिठा के समझाया जाए, बताया जाए, उनको समझते कि भाई सबका मुल्क है, ये झंडा जो है, ये झंडे पे सफ़ेद रंग क्यों है, सब्ज़ क्यों है, और सब्ज़ जो है वो भी सब्ज़ भी एक ही सब्ज़ है, मतलब वो उसमें सारा तमाम मसाले को और सबका। और अभी 2-4 दिन पहले ही वो हमने बड़ा सेलिब्रेट किया था यहाँ पे कि हमारी अक़लियत मैं कहता हूँ, वो भी अजीब सा लगता है, वो बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन चूँकि वो तादाद में कम है तो इसलिए अक़लियत हम कहते हैं। बहरहाल बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक बात है।
तो पहला दिन जो है केयरटेकर कैबिनेट का, तो उन्होंने तो इजलास किया अपना काबीना का, और उसमें बहुत ज़्यादा फ़ाल उसमें शमशाद अख्तर साहबा, तो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा, और वो तो मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि वो तो एक तरह से ट्रबल शूटर है हमेशा। वो पहले भी आके पूरा बजट बना के और सारा पिछले से बहुत बड़ी उनका नाम भी है, और बहुत वो मतलब प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और इसी तरह से जो दिलीर अब्बास जिलानी साहब हैं, वो भी जो हैं वो भी ज़ाहिर है कि नफीस इंसान और बड़ा वसी तजर्बा उनका खारजा अमूर में, उन्होंने भी अपना काम संभाला और वो भी ज़ाहिर है फौरी तौर पे। सरफराज बुगटी साहब जो हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ, ठीक है ना, जिम्मेदारियाँ, क्योंकि दाखिला के इश्यूज़ और ये और टेररिज्म और ये सारा, तो वो भी ज़ाहिर है कि फुल अच्छा वो जो देखते रहे, वो हार्ड कोर टेररिज्म को देखा है उन्होंने, वो डिफरेंट है थोड़ा सा, ये ज़ाहिर है बॉर्डर एरियाज़ और ये अर्बन इलाकों में, और यहाँ पर किसी और अंदाज में क्राइम है, उधर कुछ और अंदाज में, लेकिन वो बहरहाल उनको अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप है कि ये दहशत गर्दी और ये सब, तो वो भी फाल हुए। अब ये है कि पहला दिन हुआ और उसमें सबने मजम्मत की उस वाक़े की, और फिर उसके बाद मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे भाई, उन्होंने आके वजाहत की। अब सवाल ये कि वो कल क्या करेंगे, ये सब 3 शख्सियात के अलावा, ठीक है, बल्कि 2 शख्सियात के अलावा, यानी इसमें आप लगा लें वजारत ख़जाना को, वजारत दाखिला को 3, और वजारत खारजा अमूर को। बाकी सब कल क्या करेंगे और परसों क्या करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे क्या, ये एक सवाल है, ठीक है। मतलब कौन से, क्योंकि वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स पे पाबंदी, इलेक्शन कमीशन बैठा है, तो वो नहीं है जो इख्तियारात, हाँ, ये मुशर्रफ साहब की काबीना बनी थी ना पहली उनकी पहली कैबिनेट बहुत ज़बरदस्त थी, पहली कैबिनेट जो उन्होंने अपनी अपनी राय है, लेकिन उसमें बड़े ज़बरदस्त, ये वो कैबिनेट की बात करो जावेद जब्बार साहब वाली, और जिसमें और बहुत सारी शख्सियात थी, लेकिन बाद में वो फिर सियासत की नज़र हो गए वो ख़ुद भी, और वो काफ वाफ बन गई और ये सारा। लेकिन ये है कि उस कैबिनेट के जुबैदा जलाल साहिबा भी थी उसमें, और बड़े, तो उसमें जो है वो मुख्तलिफ शख्सियात एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आप कौन हैं, उन्होंने कहा जी मेरा ये नाम है। तो यहाँ कुछ तो शख्सियात एक दूसरे को पहचानते थे, कुछ ने आज बाकायदा शायद पहली दफ़ा मिले एक दूसरे से, आप कौन है, मैं ये हूँ, मैंने कहा मैं ये हूँ। तो सब ने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ाहिर है कि इंट्रोड्यूस सबका करवाया होगा कि भाई कैसे कैसे। तो ये अब आगे देखना है कि क्या करना है, और ये स्टेप, असल जो चीज़ है वो ये है कि उनका काम शमशाद अख्तर साहबा का, कि वो इसको कैसे, यानी देखिए ना, कोई ये तवक्को करना कि कोई 4 दिन के अंदर कोई मुआवजा हो जाएगा, मैशत ठीक हो जाएगी मुल्क की, ये ऐसा भी नहीं है। कोई हफ्ते में 15 दिन में बिगाड़ है, लेकिन वो चीज़ों को ठहराओ, वो एक जगहों पे ठहराव लाने में वो बिल्कुल कामयाब होगी इंशाल्लाह। इसी तरह से वो हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी एक उसको प्रोसेस को समझते हैं और वो भी जारी रखेंगे। सरफराज बुगटी साहब ये दाखिला वगैरह सारा, तो बाकी जो है वो ये है कि बाकियों की अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, और उनकी इसमें इलेक्शन कमीशन क्या करता है, और इलेक्शन कब होता है, और क्या, पहले तो स्टेबिलिटी आ जाए। जानिब से डॉक्टर साहब कहा गया है कि काफ़ी बड़े अच्छे न्यूट्रल शख्सियात और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो एक्सटेंशन है पिछली हुकूमत की, ठीक है ना, कुछ एक्सटेंशन इसमें है बड़ी वाज़े, लेकिन कुछ ये है कि बिल्कुल ऐसे हैं कि जिनके ऊपर आप बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। अब इसमें इशू ये है कि जो, तो ये बेहतरी की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। और जो बीच में कल भी मैंने बात की थी कि जो नहीं काम कर रहा होगा वो हट जाएगा, दूसरा वजीर, बस ऐसे कैसे करके आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। और इस तरह के वाक़यात जो पंजाब में हुआ है ना, इस तरह के, या दहशत गर्दी और वो इसके ऊपर कोई दहशत गर्दी पे तो क्लैरिटी है ना, लेकिन ये वाक़यात इनके ऊपर एक मरबूत पॉलिसी बदकिस्मती से कोई
बन नहीं पा रही, या मेरा ख्याल से बनानी Implementation चाहिए। नहीं है या फिर बन इम्प्लीमेंटेशन नहीं पा नहीं, रही बस वो एक मॉब सा आता है कहीं से, वो एकदम से वो सबको जो है ना वो रखे तो वो निकल जाता है, फिर वो बाद में बैठ के सब। लेकिन ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब ये देखें ना कि इमारतें वगैरह जली हैं, बड़े अफसोसनाक बात है। वो मुझसे नकवी साहब आज बता रहे थे कि वो एक आध दिन के अंदर वो सारा वो ठीक हो जाएगा और उसको पहले से मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी तामीर होगी इंशाल्लाह। लेकिन ये कि बड़ी बदकिस्मत बात है ये जो सामने आया हमारे। वो कह रहे हैं कि साजिश भी हो सकती है पीछे, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। साजिश भी हो सकती है कि जानबूझ के ये इस मरहले पे ये करवाया गया। तो वो क्या है साजिश, हम साजिश होगी, लेकिन बहरहाल हम हर चीज़ के पीछे साजिश नहीं ढूंढनी चाहिए। ऐसा है हमारे माशरे में कि जहाँ पे अदम बर्दाश्त जो है वो अरूज पे पहुँच जाती है कई दफ़ा। ये तो बात होगी। दूसरी बात, अदालतों में आज और अगला हफ्ता जो है वो कुछ ना समझ आने वाली चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे आज जो ये मुकदमा लगा, जो केस था ये नैब तरामीम वाला, तो नैब तरामीम के केस में जो है वो तकरीबन 1 माह रह गया है, आखिरी 1 माह जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का, वो जाने से पहले कुछ मुकदमात का ऐलान करना चाहते हैं। आज उन्होंने कहा बाकायदा अदालत में कि मैं चाहता हूं कि आखिरी 1 महीने में इस केस को तो निपटाऊं। उसकी 47 शायद समातें हो चुकी हैं। हाँ। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आप इस पे फुल कोर्ट बनना चाहिए। तो फिर वो उस पर जो तहरीक इंसाफ की तरफ से चूंकि ये गई है, ये पिटिशन गई है, और इस पिटिशन को ये जो तरामीम है ये 2-3 किस्तों में तरामीम हुई हैं। तो यानी पहले एक हुई, फिर उसमें कुछ को फ़ायदा हो गया, फिर कुछ को हो गया, फिर कुछ को हो गया, तो ये 2-3 एक साथ में हुई है। लेकिन उसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो अब 28 तारीख को क्या जवाब आता है ये देखना है जी। उसकी वजह ये कि उन तरामीम में एक तो ये है कि बहुत सारी शख्सियात उसमें मुतासिर होंगी जिन्होंने वो 50 लाख और करोड़ और वो सारा सिलसिला किया हुआ है, तो वो उसमें मुतासर होंगे। लेकिन उसमें साथ साथ जो है वो तहरीक इंसाफ का जो सरबराह हैं उन्होंने भी जो अपनी पिटिशन डाली हुई हैं, कई वो नई तरामीम के तहत ही डाली हुई हैं, तो वो भी इससे मुतासर होते हैं। वो उस वक्त जब उन्होंने दरख्वास्त की थी इनके खिलाफ, तो वो उस वक्त उन पर ही मुकदमा नहीं थे, अब बन चुके। तो सवाल ये है कि क्या अब क्या स्टांस होता है। अगर वो वापस लेते हैं तो उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग अजीब सी हो जाएगी, और अदालत 47 के करीब जो है वो इस पे सुन चुकी है, समातें कर चुकी है, और वो गालिबन अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि फुल बेंच होना चाहिए, तो शायद वो इख्तलाफी नोट हो या जो भी हो, लेकिन डे टू डे समात होगी 28 से। तो ये देखते हैं किस तरह जाता है मामला। दूसरा ये है कि ये 22 तारीख को मरीम नवाज साहिबा की ज़मानत मनसूखी के लिए नैब ने, वो शायद पुराना केस है लेकिन बहरहाल वो भी लग गया। फिर राना सनाउल्लाह साहब की ज़मानत मनसूखी का भी लग गया, फिर ये सब साथ ही वो भी लग गया। वो नैब ने बहुत पहले अप्लाई किया हुआ था कोई कि जी वो जो ब्रॉड शीट है तो उसमें वॉल्यूम 10 खोलें, तो वॉल्यूम 10 खुला नहीं। वॉल्यूम 10 इसलिए नहीं खुला कि उसकी जद में फिर हमारे कोई सफारती मामला ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह शायद मौजूद हैं, जो बयान होता है। ख्वाजा हारिस साहब ने उसको रिक्वेस्ट की थी। ख्वाजा हारिस साहब अब इस तरफ हैं, यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की नुमाइंदगी उस वक्त वो नवाज शरीफ साहब के साथ थे, उनकी रिक्वेस्ट थी। तो ब्रॉडशीट की तरफ से ये गई है गुजारिश, ठीक है ना, कि जी नैब ने हमें पैसे नहीं दिए तो ये हमारा ये खोला जाए और हमने इसको लंदन लेके जाना है। तो उनकी भी लग गई है इस आने वाले हफ्ते में समाअत। तो ये हफ्ता जो है ये अदालतों में क्या होता है अब ये रोज़ की बुनियादों पर। और आज चीमा साहब जो हैं उन्होंने आज अदालत से दरख्वास्त की कि मैं चूँकि वज़ीर या मुशीर हैं गालिबन, तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए। वो काबीना में है, अदालत ने इजाज़त दी तो वो बाहर गए। तो ये कुछ अजीब सा कुछ आप समझें कि कोई अच्छी शख्सियात भी हैं, कुछ गलत कुछ भी मुकदमात बने होंगे, और कुछ जो हैं वो यानी मैंने आपसे कहा ना कि ये ऊपर नीचे चलता रहेगा मामला। असल बात ये है कि इलेक्शन में इंटरेस्टेड कोई नज़र नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी भी नहीं डॉक्टर साहब? नहीं, क्यों सिंध की केयर टेकर कैबिनेट नहीं देख रही है आप? क्यों? मैं तो कोई अभी तक जो है ना खामोशी है। लेकिन क्या ऐसे रहेगी? जवाब नहीं, ऐसे नहीं रहेगी। ये आगे जाके बहुत कुछ होगा, और जब होगा तो हम बात कर लेंगे। अभी हम यही रुकते हैं कि आगे जाके बहुत कुछ होगा।
मुल्क ने ठीक होना है ना, मुल्क ने ठीक होना है। तो ये मरकज़ में भी, सूबों में भी, हर तरफ चीज़ें एक बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा, इसमें जो है और उसकी वजह यह कि बाहर की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, बाहर की कमिटमेंट्स हैं, बाहर के प्लान्स शुरू हो रहे हैं। ये अब उनको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे लेबरेट बनाना है, साफ शफाफ अच्छे लोग, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, वो सारे मिल और कौम, बच्चे, यूथ आपकी, वो सारे के सारों ने मिल के आगे का प्लान करके चल रहे हैं आगे। तो उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि ये उमर सैफ साहब जो हैं, जी जी, जो IT में आए हैं, मेरी इनसे मुलाकात नहीं है, मैं कभी आज इनसे ये नहीं मिला। वज़ारत तारीफ बड़ी सुनी है को इनकी, मिली। इनकी बड़ी तारीफ सुनी, अच्छा, बड़ी तारीफ सुनी। मैंने से बड़ा अपनी फील्ड में बड़ा एक्सपर्ट, और इन्होंने जो काम किया वो बड़ा अच्छा काम किया। हालांकि मेरी इनसे कोई मुलाकात नहीं है। तो इस तरह की जो शख्सियात हैं वो तो बड़ा एसेट है, और वो ये चूँकि मतलब वो इन्वॉल्व हैं इसमें IT में, और ये करते रहे हैं पहले, मतलब डूअर हैं, तो वो एक अच्छा नाम के दरमियान में आए। इससे कतई नज़र के वो किस गवर्नमेंट में थे, किस में थे, इसको तो निकाल देना चाहिए। तो ये तो इस तरह के लोग जो हैं वो बड़ा एसेट होते हैं मुल्क का। बहरहाल, अच्छा, अब इसमें तो देखते हैं कि कहाँ जाता है मामला, आगे किस तरफ जा रहा है। ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है। सही। मतलब मेरा ख्याल है कि मामला ठीक जा रहे हैं। जो जो गड़बड़ होती रहेगी वो छिनते जाएंगे, बीच में आगे चलता जाएगा मामला। इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए, लेकिन सवाल ये कि कोई इंटरेस्टेड है, ये सवाल है। कोई किसी को दिलचस्पी इन हालात में है, तो ये एक सवाल है, ठीक है। और उधर बेशुमार मुकदमात हैं तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं, और मैं उसमें फिर वही बात कि 9 मई को सबसे ज़्यादा सीरियस समझता हूँ। आज वज़ीर आज़म ने, निगरान वज़ीर आज़म ने भी उस हवाले से बात की है। उसको उससे किसी तरह से अब उसमें देखें ना, बस वो है अब कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, क्या करना है, कैसे आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको टाइम भी बहुत मिला। उसके बाद तो वजाहत होती, बात होती, लेकिन वो भी बस वो एक ऐसा है मामला जो कि बड़ा मतलब एक ब्लैक डे के तौर पे ही है ना, कि क्या हुआ उस दिन। तो वो एक बस अब देखते हैं उससे किस तरह नबरत आजमा होते हैं। वो चलना तो अदालतों में ही है ना, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो इधर की हो, उधर की हो, अदालतों में तो बहरहाल अभी है एक उसमें टाइम है, फौरी तौर पे उसमें कुछ नहीं होने जा रहा है कि ना। अच्छा, इसमें जो है तो अभी धुंध है, पहले दिन के बाद भी हमें धुंध नज़र आ रही है, लेकिन ठीक तरफ, यानी मैंने आपसे कहा ना कि जो गड़बड़ घोटाले, हाँ अदालतें क्या फैसला करती हैं बीच में, ये है कि इम्पोर्टेंट बात कि अदालतों के पास जो फैसले हैं तो वो क्या कोई बड़ा सरप्राइज़ तो नहीं डाल देते एकदम से। तो वो देखना है क्या करना है, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा ना कि तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था, और तहरीक इंसाफ के सरबराह ने कहा था कि ये तो NRO है। तो अब देखते हैं कि क्या उनका स्टांस होता है। ये एक प्रिंसिपल स्टांस अगर उनका है, चाहे वो उसमें ख़ुद भी, मेरा ख्याल है, मतलब मैं कोई उनका मुशीर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उनका प्रिंसिपल स्टांस ही रहना चाहिए शायद, या वो चाहें तो अगर उससे फ़ायदा ले रहे हैं तो तब्दील कर लें उसको। लेकिन यह है कि 12 की समात 28 तारीख से रोज़ होगी। अच्छा, इसमें जो है तो ये तो हालात हैं, मजमूई ओवरऑल सूरत हाल है। दूसरी जो बात है वो ये है कि अच्छा, इसमें एक तरमीम ये भी थी कि जी वो वापस चले जाएंगे केसेस, तो फिर उसके बाद वो बंद हो जाएंगे और दूसरी अदालतों में नहीं भेजे जाएंगे, ये भी इख्तियार होगा, ख़त्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो देखते हैं कि ये तरमीम निकल जाती हैं आगे या इसको अदालत रोक लेती है। अच्छा, अब यह प्रेशर बढ़ रहा है रियासत पे बड़े फैसलों का, और ठीक जा रहे हैं। यानी एक टर्मोइल जो है ना, पॉलिटिकल टर्मोइल, वो पॉलिटिकल टर्मोइल में ठहराव आ गया है। मतलब अब आप ये देखें कि डॉलर आहिस्ता आहिस्ता मतलब कहीं रुकेगा ना, जाके उसको रोकेंगे, ठीक है। अब ये कह नहीं सकते कि जी हम तो कुछ कर नहीं सकते, और वो मतलब है कि उन्हें करना पड़ेगा ताकि इत्मीनान बहाल हो इस दौरान। और साथ साथ ये भी नहीं कह सकते कि जी IMF ने जो शराइत रखी हैं वो कुछ माननी भी पड़ेंगी। लेकिन मेरा वही नुक्ता नज़र है कि इसके उस पर जो बोझ है वो एलिट क्लास पे पढ़ना चाहिए, एलिट क्लास पे पढ़ना चाहिए, जो आपके एलिट कैप्चर हम बात करते हैं, जो कि ब्लैकमेल करती है हमेशा, हर हुकूमत को करती है। आपको पता है, हर हुकूमत इसमें सब जद में आ जाते हैं। बजट से थोड़े दिन पहले एक मुलाकातें शुरू होती हैं, वो कहते हैं हम ये बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, हमें इतना दो, इतनी सब्सिडी दो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। वो सारे उनके ऊपर अगर थोड़ा सा बोझ डाला जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो ये आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि क्या
लोगों में सुकून होता है तो बाहर से इन्वेस्टर आते हैं, बाहर से एक होता है कि यार आओ पैसे लगाओ यहाँ पे काम करो, वन विंडो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जल्दी काम हो रहा है, कोई रेड टेप नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेसी पैसे नहीं मांग रही, कोई एयरपोर्ट पे लोग ठगने के लिए नहीं खड़े हुए पहले कहते यार लाइसेंस तुम्हें देना है यहाँ पे किसी चीज़ काम करने का तो इतने पैसे हमें खिलाओ, तो उसके जो माजी में होता रहा। तो ये मेरा ख्याल से हमें और इसीलिए मैं कहता हूँ कि दहशतगर्दी में माशी दहशतगर्दी को जब तक ऐड नहीं करेंगे तो उस वक्त तक मुल्क ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ लोगों पे हाथ डालना बड़ा ज़रूरी है जिन्होंने इस रियासत को यरगमाल बना कर रखा हुआ पिछले कई सालों से। और कुआं, ठीक है, कुएं से पानी ना निकालें, गुजारिश वही। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये कि अच्छा प्रेशर आ रहा है, और ये अब जो प्रेशर आएगा ना मेरे ख्याल से उससे हम स्ट्रेटेजिकली ऐसे से निकलेंगे। ये अगर वाक़या ना होता ना, ये वाला जो बदकिस्मत वाक़या, और फिर जो ये पंजाब वाला, फैसलाबाद वाला, और ये जो छोटे छोटे तो नहीं बड़े वाक़याती हो रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी होता है ये होगा। उसकी वजह ये कि आपका सी पैक, आपके दूसरे प्रोजेक्ट्स, आपकी बाहर की इन्वेस्टमेंट उसको चाहेंगे मुख्तलिफ लोग के ख़राब हों। वो मतलब ये जहन में उधर ये जहन में रखें कि उसको ख़राब करना चाहेंगे लोग। स्मूथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने देगा पाकिस्तान में इस वक्त। लोग चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट गड़बड़ माहौल बने दुनिया में कि भाई यहाँ तो ये बम फट रहे हैं, लेकिन उससे भी नफरत आजमाओ ना। और मैं आपको बताऊँ, आप ज़रा सोचें ना कि मतलब अफगानिस्तान के हालात कोई आइडियल नहीं है, लेकिन आप ज़रा सोचें कि वहाँ एक हर रोज़ खबर आती थी कि इतने 100 लोग मर गए। अब होते हैं वाक़यात, और शुरू में भी विड्रॉल के बाद भी आप देखेंगे रोज़ खबर आती थी यहाँ धमाका, मस्जिद में धमाका, आहिस्ता 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 तो कम होके अभी भी हो रहे हैं। बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए इंसानी हकूक़, बाकी सिलसिले सारे ख़त्म होने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई मामला उनके साथ वो ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुअली एक स्टेबल हो रहा है, रीजन स्टेबल हो रहा है। हमारा जो खासतौर पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड स्टेबल हो रहा है, बाकी मामला उनकी हुकूमत के साथ वो कर लेंगे, जो भी फौज की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से जो बयान है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि कोई 3 रोज़ का दौरा किया ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने, ठीक है, और ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने दौरा किया सऊदी अरेबिया का, ठीक है, सऊदी अरेबिया का दौरा किया, और वहाँ पे उन्होंने दौरे के दौरान गालिबन दावत कबूल कर ली है सदर इब्राहिम रईसी ने कि वो सऊदी अरब का दौरा करेंगे अब, ठीक है, और हो सकता है वली अहद भी दौरा करें ईरान का। ठीक, ये वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है रीजन में जिसमें जो चाइना ने रोल प्ले किया है। मार्च में चाइना ने सऊदी अरेबिया और उनका रोल, और सिर्फ अगर आप उनको ये देखें कि अरब न्यूज़ ने जो आज लगाई है पहली, उनको अरब न्यूज़ को कोट कर देते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो कि कितना खुशगवार माहौल है। मैं सिर्फ अखबार इसलिए यहाँ पे उसकी क्लिपिंग इसलिए दिखा रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया होप्स टू सी ईरान प्रेसिडेंट फॉलोइंग किंग्स इन्विटेशन। बादशाह ने इनवाइट किया ना, बादशाह इनवाइट उसी को करेंगे शाह सुलेमान के जब जाहिर है कि दूसरी तरफ से हाँ होगा इन्विटेशन कबूल के, तो आज उन्होंने इन्वाइट कर दिया। और उसमें जो है वो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शर्क़ुल औसत ने जो 4 स्लाइड है, ये भी सऊदी अरेबिया का अखबार है, वो कह रहे हैं कि जब ये हो रही है, यानी जब ये दौरा हो रहा है, तो इसी दौरान प्रेसिडेंट प्यूटिन और प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की गुफ्तगू हुई है। अच्छा जी, 4 स्लाइड, और वो कह रहे हैं कि डिस्कस तेहरान ज्वाइनिंग ब्रिक्स, ठीक है। अच्छा, और ये जो है ये बड़ी अच्छा, इन्होंने ख़ास तौर पे शर्क़ुल औसत ने ख़ास तौर पे चाइना के रोल को बयान किया है कि ये जो 5th स्लाइड है, सऊदी अरेबिया एंड ईरान टेक स्टेप्स टुवर्ड्स डेवलपिंग रिलेशंस इम्प्लीमेंटिंग बीजिंग एग्रीमेंट। बीजिंग एग्रीमेंट है ये, मतलब ये ध्यान में रखें, वो बार बार सऊदी अरेबिया बता रहा है कि बीजिंग एग्रीमेंट है जिसके थ्रू चाइना ने करवाया है सारा, ठीक है, और साथ ही वहाँ से इब्राहिम रईसी से पुतिन बात कर रहे हैं। ये ब्रिक्स समिट अगले हफ्ते हो रही है, और ये ब्रिक्स समिट जो है इसमें प्रीमियर शी जिनपिंग आ रहे हैं, पुतिन जो हैं, प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो जाहिर है कि वो उनके वारंट्स और वो सारा इशू है, तो साउथ अफ्रीका वो इसमें वर्चुअली होंगे, शरीक होंगे। 23-22 को पहुंचेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इंडिया से आ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं। उन्होंने कोई बयान हो रहा है कि कोई 40 मुल्क ऐसे हैं जिसमें शामिल होना चाहते हैं। फौरी तौर पर पहले भी बता चुके हैं, 40 मुल्क इसमें शामिल होना चाहते हैं, और इसमें जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया इसकी एक्सपेंशन नहीं चाहता, ठीक,
और चाइना चाहता है, चाइना बहुत एक्साइटेड है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो है वो आगे जाके पाकिस्तान भी इंशाल्लाह, मैं बात किसी नहीं हुई, लेकिन हालात ऐसे हैं ना कि हालात क्या, पाकिस्तान एक मेन वो दरमियान में है ना, बीच में ईरान हो, पाकिस्तान तो चाइना का ये SCO के बाद और बाकी जो यहाँ पे बने हुए हैं सारे, वो G7 2020 पीछे रह गए सारे, ये सबसे बड़ा फोरम बन रहा है। सर बिल्कुल, ब्रेक एक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके मजीद बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर 20 को नहीं इंक्लूड कर रहा, G20 अपनी जगह है, G7 को मैं बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न ब्लॉक को, ये जो है ये उसकी जगह लेने जा रहा है, ब्रिक्स और अब आगे। अच्छा, अब पाकिस्तान के ऊपर इसका असर है ना बराह रास्त। सर बिल्कुल ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी पे, माशी भी और सियासी भी, सिक्योरिटी, यकीनन यकीनन आप बिल्कुल ठीक बात करें। एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके मजीद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप खित्ते के मामलात पर कि कैसे मामलात हमारे अंदरूनी मामलात को देखिए, जो इलेक्शन है, खित्ते में जो इलेक्शंस के ऊपर IMF और बाकी जो दुनिया है वो इलेक्शंस को लंबा, अगर इलेक्शंस लंबे चले जाते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है, ये भी देखना है अभी। तो इसलिए ये सिचुएशन ऐसी है कि ये आगे भी जा सकते हैं और ये भी हो सकता है कि ये 90 दिन के बाद जनवरी में या फरवरी में इलेक्शंस हो जाएं। तो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी कैलकुलेशन में रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें सवाल ये कि एजेंडा क्या होगा सबका, मंशूर क्या होगा, क्या सब के सब एक पार्टी को कोसते हुए आएंगे या कोई मुख्तलिफ एजेंडा भी होगा, उससे हटके अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जैसे होता है ना कि अपनी माशी पॉलिसी, मुल्क के इश्यूज जो रही है 13 में, क्या उसमें गालियां ही होंगी सिर्फ, ये कुछ और भी होगा। तो उसमें यह है कि मईशत को कैसे ठीक करना है, तालीम का पूरा और बेशुमार इशूज़ हैं, खारजा पॉलिसी है वो सारा। तो ये देखना है कि इलेक्शन जो है वो आगे कितना होते हैं, यानी हल्का बंदियों के बाद जो है वो क्या वाकई बहुत आगे हो जाते हैं, या ये कि फरवरी मार्च तक और या उसे मतलब तैयार हैं सब, मतलब हर तरफ जा सकती है सूरत हाल। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है वो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही मैं ये एक तस्करा करूँ कि देखें ये हमारे ऊपर बराह रास्त पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुल्क है, इस्लामी मुल्क, और कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि इस्लाम से रिलेटेड हो या ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हो या बड़ी जो आलमी इस वक्त कुव्वतों के दरमियान जंग है उसमें आप पाकिस्तान को साइड पर रख के कोई फैसला करें। ये ईरान सऊदी अरेबिया की दोस्ती होना एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये जाहिर है कि ईरान पर्शिया तो पुराना, हज़ारों साल पुरानी उनकी मुल्क एग्जिस्ट करता है, किसी न किसी सूरत में कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ। ये साइज छोटा ज़्यादा होता रहा है उनका, रकबे के लिहाज से कभी कॉलोनी नहीं बना वो। और यहाँ 1929 में 29 में इनके ताल्लुकात सऊदी अरेबिया और ईरान के जो है वो कायम हुए थे, लेकिन उस थोड़े अरसे के बाद जो है वो वहाँ पर एक ईरान से शख्स गया हुआ था, उसने कोई मकबूल आवाज़ आदमी था, उसने वहाँ पे कोई जाके तौहीन वगैरह की मक्का में, तो उसका सर कलम कर दिया सऊदी अरेबिया में। ताल्लुकात ख़राब हो गए 43 में, और फिर उसके बाद 1-2 साल के बाद वो ताल्लुकात बहाल हुए और फिर ताल्लुकात एक तवील अरसे तक जो है वो अच्छे रहे। ठीक, अच्छा, अच्छे रहे ताल्लुकात, लेकिन उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहे। 60s में तो बहुत ही अजीब हो गए, 60 की दहाई में इसलिए अजीब हो गए कि अच्छा दोनों अमेरिका के कैंप में थे, लेकिन इशू ये हुआ कि सऊदी अरेबिया जाहिर है सऊदी अरेबिया उस वक्त वहाँ पे यहाँ शाह ईरान का बिल्कुल डिफरेंट ईरान था, तो ईरान ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया। जब इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया तो ताल्लुकात ख़राब हो गए, बिगड़ गए। लेकिन उसके बावजूद OIC का बनना और बाकी तमाम मामलात पे शाह ईरान का बड़ा एक कलीदी किरदार रहा, चाहे वो शाह फहद हों या शाह खालिद हों ज़माने में, या शाह फैसल हों, बड़ा एक उनके साथ अच्छा रिलेशन रहा। तावक्त ये कि 79 का इनकलाब आ गया। उस 79 के इनकलाब के बाद जो है वो जाहिर है कि अगले साल जो है वो जंग छिड़ गई 8 साल की। 8 साल जंग छिड़ गई इराक और ईरान की, और उसमें जाहिर है सऊदी अरेबिया इराक के साथ था। और वो जो कैंप था यहाँ पे जिसमें 2 ममालिक दोनों उसका हिस्सा थे, अमेरिकन कैंप और चाइना उस वक्त एग्जिस्ट नहीं, इनमें से दोनों में से कोई सोवियत यूनियन की तरफ कोई नहीं था। सर, सीरिया, लीबिया ये ममालिक थे, लेकिन ये दोनों ममालिक नहीं थे।
उसके बाद 79 के बाद फिर ताल्लुकात अजब से हुए, 8 साल की जंग छिड़ी, फिर उसके बाद जंग छिड़ी, उसके बाद जो है वो अल्जेरिया का एग्रीमेंट हुआ। मैं उस डिटेल में जाए बगैर वो सब जानते हैं, मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि एक सूरत हाल बनी, फिर ताल्लुकात बहाल हुए। फिर ख़ातमी मोहम्मद ख़ातमी जो हैं उनके साबिक़ सदर, उन्होंने दौरा किया, उधर से जो है वो शाह अब्दुल्ला जो वली अहद थे वो तशरीफ़ लाए तेहरान, लेकिन वो ताल्लुकात में सरदमोरी रही, ताल्लुकात बहाल हो गए। लेकिन फिर ये कि ये 2015 में वहाँ जब शेख निमर का सर कलम किया गया, सज़ाएँ दी गई 46 लोगों को, ये ईस्टर्न सऊदी अरेबिया में, उसके बाद फिर यहाँ पे अटैक हुआ सऊदी अरेबिया की एम्बेसीज पे और ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। फिर और बहुत सारे फैक्टर्स आ गए बीच में, यमन आ गया, मतलब और बहुत सारे इश्यूज आ गए। ये अच्छा, ईरान ने भी इस दौरान कतर, और जब ये मामला खराब हुए तो कतर और तुर्की की तरफ ईरान चला गया, तो एक तलखी रही बहुत ज़्यादा। अभी ताल्लुकात का अच्छा होना ये बहुत है, बहुत ज़बरदस्त है, और इसके इम्पैक्ट आप, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा आपको यमन में नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये नज़र आ रहा है आपको प्रॉपर कि जी वो वहाँ पे जो हैं वो किंग सुलेमान जो हैं वो दावत दे रहे हैं प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को, और वो दौरा करेंगे यकीनन, और ये एक बड़ी खुशहाइन डेवलपमेंट। अच्छा, इसको ख़राब करने की भी कोशिश होगी, इसको कि सफारत खाने खुल गए दोनों जगहों पे दोनों, लेकिन यह है कि दोनों ममालिक की लीडरशिप जो है वो इतनी समझदार, और एक उनका ग्लोबल विजन है, यानी वो रीजनल से बढ़ के दोनों का, और दोनों फिर ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं, दोनों का झुकाव जो है वो मतलब ईरान का भी कहीं ना कहीं बैकडोर तो अमेरिका से है ना, प्रिजनर्स अभी छोड़े गए हैं, और ये वो तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं वो ज़ाहिर है कि उसको इम्पोर्टेंस पता है ईरान की। सऊदी अरेबिया भी इंडिपेंडेंट पॉलिसी इख्तियार कर रहा है, यूएई, कतर वगैरह। इस पूरे सूरत हाल में अब ये अगले हफ्ते जनाब समिट हो रही है, और उस समिट में ये देखना ये है कि ये एलएसी पे कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, साबिका एलएसी, ये इसमें से बहुत सारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स निकल चुके हैं, डेस्पांग पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, बफर जोन सारा इंडिया के इलाके में बना हुआ है, और ये अब क्या इस सलामिया के नतीजे में शी जिनपिंग और प्रीमियर शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हो जाएगी, और मुलाकात होगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा साउथ अफ्रीका में, और अगर मुलाकात नहीं होती तो भी अजीब सा एक तस्वीर हाथ मिलाते हुए रिक्वेस्ट करते हुए, वो कैच हो गई थी बाली समिट के अंदर, बड़ी वायरल हुई थी तस्वीर वो। लेकिन इशू ये है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी कोशिश कर रहे थे हाथ मिलाने की, लेकिन देखना ये है कि अगर होती है तो क्या उसका रिजल्ट पहुंचता है। चाइना तो इसको कह रहा है कि साइड पे रखे, हमारी जो ताल्लुकात है ना उसमें ये इसको तो रख दें, ये जो 10th साइड है ना, बॉर्डर इश्यूज नहीं है, वो कहते हैं बॉर्डर को तो भूल जाए ना, बॉर्डर को साइड पे रखे, बाकी आप ये अपनी करें, जो मामला हमारे साथ करने हैं वो करें, इस पर कोई बात नहीं, बॉर्डर पे बात ही ना करें ना, वो हमारी इंडिया और चाइना के कोई इशू ही नहीं है। इंडिया का जमीन निकल गई सारी, निकलती जा रही है, वो कह रहे हैं क्या है भाई, ठीक है, ये छोटा सा हड़प होकर छोटा सा सूबा ही ना बनता है चाइना का। अच्छा, मतलब उनकी जमीन लैंड का जाना कोई अजीब बहुत बड़ी बात है, और वो खामोशी से वो ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना ये ना वो सारा, तो वो ये बड़ा इशू है। और फिर एक जो है देखें, ये इशू ख़त्म नहीं हो रहा जब तक इसको हल नहीं करेंगे ना। मैं इसलिए इसको डिस्कस बार बार कर रहा हूँ कि इसका स्ट्रेटेजिक इशू है। ये पूरा उस तरफ, यहाँ वो टू फ्रंट रोज छेड़ते हैं, यहाँ से ज्यादा वहाँ इशू है, और जितना ये टू फ्रंट करते रहेंगे वहां पर मुसीबत आती रहेगी। और वो आप आज का हिंदू देखें, नुकसान भी नहीं आप एक मिनट, आज का मैं सिर्फ हिंदू का टाइटल दिखाना चाह रहा हूँ, 3 और लोग मार दिए। अब ये ऊपर नागा में चला गया मामला। हाँ। ये मणिपुर से फैल के नागा का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, 11th स्लाइड, ये नागा के अंदर अब वहां मार दिए, उरकुल के इलाके में कुकी विलेज पे अटैक किया, और ये बड़े मासूम छोटे यंगस्टर्स को, जी बड़े यंगस्टर्स को मार दिया है। और देखें ये जो है ना, ये मामला इस तरह से बिल्कुल भी हल नहीं होगा। ये सारे अखबारों में उनके, मैं नहीं कोट करना चाह रहा, मुख्तलिफ न्यूज़ पेपर्स ने मुख्तलिफ अंदाज में इसको बयान किया है, लेकिन बात यह है कि ये जो है फिर वहाँ वाली शुरू हो गई दोबारा, और ये यानी 1-2 दिन क्योंकि उसकी रूट कॉजेज नहीं खत्म हो रही ना। आप कैसे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बफर जोन बना के रहेंगे। अच्छा, वहां से आसाम राइफल्स को हटवा दिया उन्होंने कहा पुलिस ही आएगी। ये मितीज जो है, जो इंतहा पसंद है, वो कहते हैं नहीं पुलिस करेगी, पुलिस उनकी जो है वो एक तरफा पुलिस है, वो उनको मारती है। इसीलिए वो चीख रही थी वहां पे औरतें कि खुदा का वास्ता फौज को भेज दें, ये कुछ करें। ये कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं आपके, ये चीज समझ नहीं आती कि ये फौज को भेज के क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे सिक्योरिटी। क्या वजह है कि वहां पर आग
लग रही है उसको सीरियस नहीं ले रहे। ये मैं नहीं समझ, बात चीजें होती है ना, समझते हैं कि यार ये वजह हो सकती है। जिस तरह LSE पर खामोशी रही हुकूमत की बहुत अरसा, देखिए उसी तरह यहाँ पर भी ये पता, मैं मानने को नहीं तैयार कि जब डोकलाम के ऊपर इनका मामला हुआ था तो उस वक्त इनका ख्याल था कि चाइना चला गया वापस। ये बच्चों, ये अजीब व गरीब किस्म की बात है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले थे, डोकलाम का क्राइसिस हुआ, उसके बाद उसके बाद जो है वो ये 2020 का ये बिल्कुल इनको दौलत भाई को उल्टी का पता था क्यों बना रहे थे रोड। इनको नहीं पता था कि चाइना ये कराकोरम पास और ये सारा जो हॉट स्प्रिंग और वो तो चले वो भी निकल गया ना, वो भी इस तरफ बना हुआ है ना 20 किलोमीटर 15-20 इनके एरिया में। जो डिसएंगेजमेंट को इश्यू थोड़ी, यानी अलग हो जाओ, हम अभी लड़ते नहीं, हम अलग हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे इलाके में जाके अलग हो जाए, फौज इधर खड़ी है, फिर यहाँ लड़ाई होती है इनके इलाके में, फिर डिसएंगेज हो जाते हैं, वो और जमीन निकल जाती है, फिर लड़ाई होती है, आगे आते हैं वो फिर डिसएंगेज होते हैं, वो फिर और जमीन निकल जाती है। ये क्या पॉलिसी है भाई? तो मसला मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये अब देखना ही है, और इन्होंने गलती की, एससीओ को इनको रखना चाहिए था। देखिए एससीओ में वो जो हरकत की, बहुत सारे मामला हल, राजनाथ हाथ नहीं मिला रहे, यानी आप देखिए यहाँ से जो भी हो, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, वो आप बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पाकिस्तान देखें ना आप, चाहे वो शाह महमूद हों, चाहे वो हिना रब्बानी खैर हों, चाहे वो कोई भी ख्वाजा आसिफ हो, वो पाकिस्तान के वजीर खारजा से आप हाथ नहीं मिला रहे उसके बराबर नहीं, और इनके वजीर खारजा से आप हाथ नहीं मिला रहे, आप खुश हो रहे हैं, तो देख हम जीत गए जी, कितना अच्छा जमीन आपकी निकल। ये बच्चों जैसी हरकतें, मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता कि मोदी सरकार का क्या ज़हन है इस वक्त कि वो वहाँ पर उन्होंने वो खोल दिए। देखिए पाकिस्तान में हुआ ना ये हमारी मसीह बरादरी के साथ, फौज से लेके कोई एक सियासी जमात मुझे बताएं जिसने दुख का इजहार नहीं किया, और आम शहरी दुखी है नहीं, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। वहां सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है, वहां सरकार कह रही है खुद करो, हम कह रहे हैं खुदा का वास्ता इसको रोको, और इनके खिलाफ कार्रवाई भी सारी लीडरशिप, केयरटेकर, कैबिनेट, पंजाब गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, सब के सब कह रहे हैं कि इसको रोको, खत्म करो। वहां के हुक्मरान कह रहे हैं कि करो। देखिए ये इस तरह मुझे नहीं पता कि ये क्या स्ट्रेटेजी है। नफरत की बुनियाद पे आप पॉपुलैरिटी गेन करते हैं। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।